मालवा और मेवाड़ में इस समय अफीम की फसल पूरे शबाब पे है। पिछले दिनों ओलावृष्टि और तेज आंधी और जो बारिश हुई असमय बेमौसम बारिश के चलते समूचे एरिया में अफीम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य फसलों में भी नुकसान हुआ है, लेकिन अफीम का किसान ज्यादा चिंतित है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मंदसौर के विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया साहब। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मुस्तफा भाई, धन्यवाद। यशपाल जी, जैसी खबरें आ रही है, आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों से भी मिले हैं, फसलों को भी देखा है, क्या खबरें हैं अब तक? मुस्तफा भाई, मैं कल चूंकि विधानसभा से निकल करके आया था और कल का ही दिन मेरे पास था, तो मैं लगभग 1 दर्जन गांव में मैं घूम करके आया मेरे विधानसभा जी। क्षेत्र के। जी। अब देखिए, गेहूं में और हमारे अलसी में और मेथी में और गेहूं में और अफीम में जो नुकसान हुआ है, जी। देखिए हमारी जो राजस्व विभाग की टीम काम कर रही है, वो अपना आंकलन जो मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित जिन फसलों को मूल्यांकन करना है उसको जी। कर रही है, पूरी राजस्व का अमला लेकर। अफीम के मामले में नारकोटिक्स की जो मतलब एक टीम निकलना चाहिए, जी। विशेष करके वे लोग जो फील्ड में काम करने वाले अधिकारी होते हैं, जो लाइसेंस देते हैं, पट्टा देते हैं, जी। और जो अफीम लेते हैं, अफीम जी। लेना तो अफीम के विभाग वाले जानते हैं, जी। लेकिन अफीम की नुकसानी के समय खेत पर वे अवलोकन निरीक्षण क्यों नहीं करते? जी। वो किसानों से संवाद क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा प्रश्न है मुस्तफा भाई, जी। क्योंकि हम उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बना पाते। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश की सरकार का वो मामला नहीं है, जी। क्योंकि सीधा सीधा मामला जाता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से। जी। लेकिन मुस्तफा भाई, मैं इस पे देख रहा हूँ कि किसान के चेहरे लटके हुए हैं, विशेष करके अफीम वाले मामले में, इसलिए कि जी। ऐसे किसान भी मुझे देखने को मिले मुस्तफा जी, जिन्होंने अपनी अफीम की एक चीरा लगा करके अफीम को कलेक्ट कर लिया था, दूसरा चीरा लगाया था, उसका दूध डोडे पर आ गया था, जी। और वो अगले ही दिन उस अफीम को कलेक्ट करने जा रहा था, प्राप्त करने जा रहा था, लेकिन तभी इस ओलावृष्टि से और इस तेज तूफान से और आंधी से और पानी वर्षा से उसकी जो जी। जो आया हुआ दूध था मुस्तफा भाई, वो जी। दूध ही धुल गया। अब आप जी। बताइए कि दूसरी और तीसरी और चौथी चीर जिन्होंने लगाई है जी। और वो इस प्राकृतिक आपदा से इफेक्टेड हो गए, तो इसका मूल्यांकन कौन करेगा? जी। नंबर एक। नंबर दो, पहली बार मुझे एक असमंजस की स्थिति नजर आ रही है मुस्तफा भाई, जिन्होंने मेन पावर से जी। अफीम की लूनी चीरी करी है, जो सीपीएस पद्धति से हट करके थी, जो परंपरागत रूप से थी। जी। लेकिन आज ये प्रश्न उठा है, मुझसे कई किसानों ने पूछा, जिनको 6 में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत विभाग ने रिजर्व कर रखा है कि भाई जी। आप चीरा नहीं लगाएंगे। हम भी मानते हैं कि जी। चीरा नहीं लगाएंगे, जी। लेकिन अब विभाग को बताना चाहिए कि इस प्राकृतिक आपदा के समय जो नुकसान उनको अंदर ही अंदर हो रहा है जी। अफीम के सीपीएस पर, उनका उनका क्या निर्णय होगा? जी। क्योंकि विभाग के लिए भी मुस्तफा भाई ये नया नवाचार है और जी। किसान के लिए भी नया नवाचार है। जी। इन दोनों के नवाचारों में उस अफीम की जो दुर्गति हो गई है, जो बिना चीरा लगाया हुआ है, जी। उसका भविष्य क्या? तो जी। इसके बारे में भी विभाग भी मौन है और किसान चिंतित है। यशपाल जी, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आपने जो अभी बात की उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूंगा। वैसे लगातार आप अफीम किसानों के हक में आवाज उठाते रहे हैं और आपने इसको लेके चिट्ठी भी वित्त मंत्रालय को लिखी, लेकिन जो बात आपने कही कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो दूसरी फसलें हैं उसका तो आकलन कर रहा है, लेकिन जो नारकोटिक से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मात्रा है वो अफीम की नुकसानी का आकलन नहीं कर रहा। तो पिछले कई वर्षों से लगातार ये मांग उठती रही है कि अफीम को भी इसमें शामिल किया जाए और केंद्र सरकार कुछ ऐसी योजना बनाए जिसमें अफीम फसल की नुकसानी को का भी आकलन किया जाए। और जो समय समय पे सांसद जो है मालवा मेवाड़ से जुड़े, वो भी इस बारे में बयान देते रहे हैं कि हम दिल्ली में बात रख रहे हैं कि वो इसको फसल नुकसानी में जोड़े, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, समूचे मालवा मेवाड़ में बीजेपी के सांसद है, तो इस परिस्थिति के में क्या किया जाए? आखिर ये बात दिल्ली तक कौन लेके जाएगा यशपाल जी? मुस्तफा देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। जी। लेकिन देखिए मुस्तफा भी, जहां तक मैं आपने जो प्रश्न किया, मैंने मेरे अधिकारी मेरे साथ थे, अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम, जी। तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी, ये पूरी टीम मेरे साथ थी और मैंने जी। उनको निर्देशित कर दिया है जी। कि आप अपने नुकसानी के आंकलन में अफीम को भी जो क्षति हुई है
जैसे आप किसी का गेहूं का खेत देख रहे हैं और पास में उस किसान ने अगर आपके पटवारी को कह दिया साहब अफीम में मेरे को इतना नुकसान हुआ है, हमारी तरफ से पहली बार इस प्रकार की चिट्ठी जाएगी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें हम कहेंगे कि अफीम की फसल को भी जबरदस्त नुकसान इतना पहुंचा। अरे विभाग इसकी व्यवस्था करे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी व्यवस्था करे। और देखिए आपने जहां तक कहा है मुस्तफा भाई, मैं इस बात को मानता हूँ कि अफीम की फसल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग में और सेंट्रल डिपार्टमेंट में उलझी हुई है। इस उलझन को दूर करने का उपाय सिर्फ यही हो सकता है कि नारकोटिक्स विभाग का अमला अपने मैदान में जावे। आप देखिए मुझको कितना आश्चर्य है कि पैमाइश जब होती है, जब बीज फूका जाता है और जब आयु को नापने के लिए तो विभाग चला जाता है लेकिन फसल की नुकसानी के समय में विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? उनके पास भी मैन पावर है, ड्यूटी तो उन्हीं की बनती है क्योंकि विभाग उनसे प्राप्त करे। असल में अफीम उत्पादक किसान अगर किसी के किसान है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के किसान है वो, क्योंकि वो उनको रेवेन्यू मिलती है, रेवेन्यू देते भी हैं, समर्थन मूल्य पर वो अफीम खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्तफा भाई विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस बात को दृढ़ता के साथ आपके माध्यम से उठा ही रहे हैं। और हमने तो ये मन बनाया है कि ये अफीम का जो किसान है मुस्तफा भाई, मैं तो बात करूंगा इसलिए बात करूंगा कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार का एक जिम्मेदार विधायक हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को जानता हूँ। अब ये पक्ष रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को बात का विचार करना चाहिए। और देखिए आज तक के इतिहास में सिर्फ ये होता है कि अफीम उत्पादक किसान जब कहता है कि मेरी अफीम बर्बाद हो गई है, मैं आपको औसत नहीं दे पाऊंगा या औसत देने में कठिनाई आएगी, एक ही उत्तर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र शासन से, कि आप अपनी अफीम को हाँक दीजिए, पोस्ता ले लीजिएगा और अगले साल के लिए आपका पट्टा सुरक्षित हो जाएगा। इससे काम नहीं बनेगा। अगर उसका 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया है और वो किसान हाँक रहा है, आप खुद मान रहे कि हाँक रहा है, तो कुछ तो कंपनसेशन दो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति। और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात की बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि आपकी इस किसान ने कोऑपरेटिव बैंक से, सहकारिता के बैंक से और कमर्शियलाइज बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया है और कर्जा लेकर के अफीम में खाद भी लगा है और दवाई भी लगी है। तो मैंने तो कल भ्रमण में यहाँ तक अध्ययन करने की कोशिश करी कि 10 आदमी में मुस्तफा कम से कम 30 से 40 हजार की राशि सिर्फ पेस्टिसाइड्स के ऊपर, दवाइयों के छिड़काव के ऊपर और हमारा जो किसान का जो खाद लगता है इस पे लग जाता है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि कम से कम, चूंकि वो अच्छा बीमा होता नहीं मुस्तफा भाई, आश्चर्य इस बात का है कि अफीम की खेती आज तक अधिसूचित नहीं हुई है, क्योंकि वो जो एक रकबे का जो आकार प्रकार होता है, बीमा कंपनियां उतने रकबे के आधार पर बोई गई फसलों को ही अधिसूचित करती है। अन्यथा छोटी मोटी जो फसल होती है, अगर आलू आपने बो दी है और आलू में सपोज करो कोई नुकसान हो गया है तो बीमा कंपनी उसको ऐड नहीं करती। उनका कहना कि इतने बीघा से कम होगी तो हम उसको अधिसूची में शामिल नहीं करेंगे। तो आपको याद हो तो इसबगोल की फसल भी अधिसूची में सम्मिलित नहीं थी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था तो इसबगोल की फसल आज की तारीख में, पिछले में जब मैं पहली बार विधायक बना था, गुड़िया देदा गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे, तब उसको अधिसूची में शामिल कर लिया था और आज इसबगोल को भी बहुत अच्छे से मुआवजे का पैसा किसानों को मिलने लगा है। यशपाल जी, आप बहुत संवेदनशील राजनेता है और आप खुद जमीन पे जाते हैं। मैं लगातार आपके वीडियोस, फोटो देख रहा हूं जो आप ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया था और इस बात को कहा था कि जो सीपीएस केंद्र सरकार ने लागू की है उसका ट्रायल होना था। तो अभी तक इस मामले में जो खबरें आ रही है वो ये है कि सरकार की एजेंसियां ना तो उसका मूल्य निर्धारण कर पाई है, न ये निर्धारण कर पाई है कि उसको कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे रखा जाएगा, उससे कैसे मार्फिन निकाली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिसमें कहा गया है कि उस डोडे के माथे में खील से होल करना है। अब यदि वो डोडा फूट गया, बिखर गया, टूट गया तो आखिर उसका क्या होगा? तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो क्या इस पे दिल्ली में एक बड़े फोरम पे इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मुस्तफा भाई, आपने जैसे बताया कि कील से होल करना पड़ेगा और उसके बाद वो उसका मार्फिन निकलेगा, जो भी इस पद्धति का जो ट्रायल हुआ है, जो उसका अनुसंधान हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर अफीम के डोडे के ऊपर जो नान चीरा वाला है, जो सीपीएस पद्धति के अंतर्गत खेत में खड़ा है मुस्तफा भाई, और उसके ऊपर अगर ओला गिर गया तो बटर नेचुरल वैसे ही फट गया। अब विभाग के लोग किस प्रकार से उसको जस्टिफाई करेंगे? मेरा फिर कहना है कि ये जो रेट वाला मामला तो बाद में देखेंगे। अब देखिए दूसरा मैं कह रहा हूँ मुस्तफा भाई, किसान से ज्यादा चिंता अफीम के सीपीएस पद्धति में किसानों से ज्यादा चिंता विभाग को होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए कि अनुबंध तुमने कर दिया है विभाग वालों और तुमने किसानों के खेतों में
नहीं लगाने की शर्त पर उनका अफीम तुमने प्राप्त कर लिया, फिर मतलब उसका डोडा तुम्हारा हो गया, विभाग का हो गया। अब किसान को सबसे ज्यादा चिंता यदि कुछ है मुस्तफा भाई, तो ये है कि इस डोडे का तोतों से कैसे बचाऊंगा, इस डोडो को मैं आपके जो हमारे रोजड़े हैं उनसे कैसे बचाऊंगा, प्राकृतिक मार से कैसे बचाऊंगा, और चोर चोर चकारी से कैसे बचाऊंगा, ये किसान की चिंता हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में सीपीएस पद्धति में जो डोडा है वो किसान का नहीं रहा है, वो भारत सरकार का हो गया है। तो भारत सरकार के अधिकारियों को सीपीएस पद्धति के अंतर्गत इस प्राकृतिक आपदा में उस डोडे में जो नमी आई है, कमी आई है, और बारिश का असर पड़ा है, ओले का असर पड़ा है, तो अब आपका विभाग क्या करेगा, हम विभाग से ये प्रश्न है। जी, तो क्या यशपाल जी सारे मामलों को लेकर आप केंद्र सरकार से कोई बात करने वाले हैं, चिट्ठी लिखने वाले हैं, या डेपुटेशन लेके मिलने वाले हैं? क्या आपकी कार्य योजना आगे की? देखिए मुस्तफा भाई, मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देवास और आष्टा के बीच में हूँ, सोनकच्छ पे जी। और मैं चूंकि गाड़ी में जा रहा हूँ क्योंकि रात को हम लोग फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं विधानसभा की, तो मैं आज तो चिट्ठी नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं चिट्ठी डीएमसी को लिखूंगा, मैं चिट्ठी वित्त मंत्री जी को लिखूंगा, वो लिखूंगा कि आपकी सीपीएस पद्धति के अंतर्गत इस ओलावृष्टि में जो खेत इफेक्टेड हो गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे मालवा में ओले से सीपीएस पद्धति के सारे खेत बर्बाद हो गए या प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, लेकिन वो बेल्ट जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, तेज हवाओं से डोडे झुक गए हैं, उस सीपीएस पद्धति के उस किसान को आप क्या राहत देंगे? क्या वो डोडा बिना चीरा लगाया आपका हो गया है, आप उसको किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? मैं कल चिट्ठी लिखूंगा मुस्तफा भाई, बिल्कुल लिखूंगा। तो बिल्कुल ठीक है, आप चिट्ठी लिखिए और उसके बाद सरकार के रुख को देखते हैं कि सरकार आखिर इसको लेके क्या कदम उठाती है, क्या किसानों के इस दर्द को समझ पाती है। और आपने किसानों के लिए जो बातें कही और वॉइस ऑफ एमपी से आप लाइव जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और एक नए मुद्दे के साथ आपकी से हमारी बात होगी। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुस्तफा भाई, थैंक यू। मंदसौर के तेज तर्राट विधायक श्री यशपाल सिसोदिया साहब, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह के गांवों में हालात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राकृतिक आपदा के कारण अफीम के खेतों में नुकसान हुआ है, जिसका आकलन की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, सरकार की कोई ऐसी योजना लानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि सीपीएस के तहत जो पट्टे दिए गए थे उन डोडों में भी नुकसानी की खबरें हैं, तो उस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और वो जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर निर्मला सीतारमण को और डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।